काला पानी सिर्फ दो शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी भयावह सजा जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती थी। यह वह यातना थी जहां कैदी सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी टूट जाते थे। समुद्र के बीचों बीच स्थित यह जेल, जहां से भागना नामुमकिन था, मौत से भी बदतर जिंदगी का दूसरा नाम थी। यहां कैदियों को न इंसान समझा जाता, न ही उन्हें कोई हक मिलता। कोल्हू के बैल की तरह दिन रात काम लेना, भूखा प्यासा तड़पाना और जरा सी भी बगावत करने पर बेइंतहा जुल्म, यही थी काला पानी की हकीकत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमानवीय जेल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने वीर सेनानियों ने अपने खून से इतिहास लिखा? यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि भारत की आजादी की कीमत थी, जो कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। आखिर कैसा था यह नरक, जहां देश के महान सपूतों को उनके ही देश से दूर भेज दिया जाता था? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं काला पानी की वो सच्चाई जो शायद हर भारतीय को जाननी चाहिए। अंधेरे में डूबा एक नाम, काला पानी। यह सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक जीवित नरक था, जहां इंसान को जिंदा दफना दिया जाता था। यह वह जगह थी जहां ना कोई आवाज बाहर जाती थी, ना कोई उम्मीद अंदर आती थी। चारों तरफ अथाह समुद्र, ऊपर गरजता आसमान और भीतर वो सन्नाटा जो हर कैदी के सीने में चीख बनकर गूंजता था। क्या हम कभी यहां से बचकर निकल पाएंगे? यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। सेलुलर जेल, जिसे इस काले पानी की पहचान कहा जाता है, अंग्रेजों का वो सबसे भयानक हथियार थी, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की रूह तक को कुचल देना चाहते थे। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेश्वर शुक्ल जैसे न जाने कितने क्रांतिकारी इन दीवारों में कैद थे। यहां कोई कानून नहीं था, कोई इंसाफ नहीं था, सिर्फ दर्द था, पीड़ा थी और अंतहीन यातनाएं। अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना अपने तरीके से मरे। एक दिन ये जंजीरें टूटेंगी और हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। समुद्र की लहरों से भी ज्यादा उग्र था कैदियों का जज्बा। हर कोड़े की मार के साथ वे और मजबूत होते गए। उन्हें भूखा रखा गया, लेकिन उनके इरादे कभी कमजोर नहीं पड़े। उनके सपनों को तोड़ने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन उन्होंने आजादी की लौ बुझने नहीं दी। कई लोग यहां से जिंदा लौट ही नहीं पाए। कुछ की हड्डियां इसी धरती में दफना दी गईं, तो कुछ की चीखें हमेशा के लिए इन दीवारों में कैद हो गईं। लेकिन एक चीज जो कभी कैद नहीं हुई, वह थी उनके दिलों में जलती आजादी की आग। आज हम जिस खुली हवा में सांस लेते हैं, उसकी कीमत इन वीरों ने अपने खून से चुकाई है। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह बलिदान की वो गाथा थी जो हर भारतीय को याद रखनी चाहिए। इतिहास ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन काला पानी जैसा नरक शायद ही कहीं और देखने को मिला हो। अंग्रेजों को बगावत करने वालों की सिर्फ आवाज ही नहीं दबानी थी, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना था। उन्हें एक ऐसी जगह भेजना था जहां से लौटने की कोई गुंजाइश न। तलाश जारी रही और अंत में उन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान और निकोबार के घने जंगलों में अपना वह मौत का घर बना लिया, जिसे बाद में इतिहास ने काला पानी के नाम से जाना। यह कहां ला रहे हो हमें? एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं जाता। अंग्रेजों के जहाज पर सैकड़ों क्रांतिकारी कैदी लादे गए। कुछ की आंखों में डर था, कुछ में गुस्सा, लेकिन सबसे ज्यादा था अडिग इरादा, आजादी का। वे जानते थे कि यह सफर किसी जेल के दरवाजे तक नहीं, बल्कि मौत की आगोश तक ले जाने वाला था। हफ्तों तक समुद्र में भटकते हुए अंततः वे उस द्वीप पर पहुंचे जहां चारों ओर सिर्फ घने, ऊंचे, भयावह पेड़ थे, जिनकी शाखाओं पर पक्षी नहीं, शायद मौत बैठी थी। जमीन पर मगरमच्छों के निशान थे और हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी किसी सजा से कम नहीं था। ये जंगल हमें जिंदा निगल जाएंगे। जंगल से डरने वाले यहां क्यों आए हैं? यहां कोई स्वागत नहीं था, सिर्फ वीरानगी थी। अंग्रेज अधिकारी तो तंबुओं में जा बैठे, लेकिन कैदियों के लिए न छत थी न दीवारें। घास फूस की झोपड़ियों की उम्मीद भी रखना बेमानी था। यहां केवल जंजीरें थीं, यातनाएं थीं और था एक ऐसा खौफ जो धीरे धीरे हर कैदी की हड्डियों में उतर जाता था। काला पानी की सबसे खतरनाक बात थी उसकी बदबू, सड़ते शरीरों की, रिश्ते घावों की और उन अधमरी आत्माओं की जो अपने ही जीते जी भूत बन चुके थे। यहां हर रोज मौत आती है, बस कोई धीरे धीरे मरता है, कोई जल्दी। तो हमें मौत से क्यों डरना चाहिए? यहां बीमारी थी, भूख थी, लेकिन इलाज नहीं था। कैदियों के जिस्मों पर घाव रिश्ते रहते और उन्हें मलहम की जगह कोड़ों की बारिश दी जाती। बदबूदार हवा, न पीने का साफ पानी और ऊपर से काम की वह सजा जो सिर्फ हड्डियां तोड़ने के लिए बनाई गई थी।
किसी को कोल्हू के बैल की तरह दिन रात घुमाया जाता, किसी को नारियल छीलने पर मजबूर किया जाता और किसी को इतना मारा जाता कि उसकी मौत ही उसकी आजादी बन जाती। अगर हमें मरना ही है तो अपने तरीके से क्यों ना मरे? हमारी मौत बेकार नहीं जाएगी। एक दिन ये जंजीरें टूटे। हर कोठरी में बंद क्रांतिकारियों की आवाजें दबी नहीं, बल्कि वे इतिहास में गूंजने लगे। अंग्रेजों ने उन्हें खत्म करना चाहा, लेकिन उनके इरादे और मजबूत होते गए। भूख और प्यास ने उनकी आत्मा को झकझोरा, लेकिन उनके सपने कभी नहीं मरे। उन्हीं में से एक थे मौलवी फजले हक खैराबादी, जिन्होंने अपनी आंखों से इस यातना को देखा और अपनी कलम से इसे अमर कर दिया। वे लिखते हैं, यहाँ की हवा में घुली बदबू बीमारियों का न्योता थी। हर झोपड़ीनुमा कोठरी में केवल दर्द था, केवल पीड़ा। बीमारी इतनी भयानक थी कि शरीर की खाल फटकर रिसने लगती और उसमें कीड़े पड़ जाते। इलाज के नाम पर बस यही जवाब मिलता, सह लो या मर जाओ। तूने अपने घाव दिखाए? यहां घाव दिखाने से पहले ही नए दे दिए जाते हैं। हर दिन मरने जैसा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहां से भागने की चाहत जीने की आखिरी उम्मीद थी। पर इस जेल से भागना आसान नहीं था। नारायण सिंह, जो दानापुर छावनी में बगावत के दोषी ठहराए गए थे, ने इस नरक से निकलने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर सबके सामने फांसी पर लटका दिया। अगर भागने की कोशिश की तो मौत पक्की, अगर यहीं रह गए तो मौत उससे भी बदतर होगी। इस जेल के इतिहास में सबसे बड़ा विद्रोह लेकर आया जब 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की। चारों ओर सिर्फ समंदर था, लेकिन आजादी की चाहत इतनी प्रबल थी कि वे जान की बाजी लगाने को तैयार थे। पर ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ को वहीं गोली मार दी गई, कुछ को इतनी यातनाएं दी गईं कि वे दर्द से तड़पते तड़पते मर गए। जो बचे उनके लिए यह नरक अब और भी भयावह हो गया। तू बच गया? नहीं, बस मरने में देर हो गई है। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक ऐसा नरक था जहां इंसानों को उनकी पहचान से मिटा दिया जाता था। कैदियों के नाम दर्ज नहीं किए जाते थे, सिर्फ गिनती की जाती थी। मरने वालों के लिए कोई अंतिम संस्कार नहीं होता था। उनकी लाशें समुद्र में बहा दी जाती या रेत में दफन कर दी जाती। तेरा क्या होगा? मैं यहां मर जाऊंगा, पर मेरी कहानी जिंदा रहेगी। आज हम जिस स्वतंत्र हवा में सांस लेते हैं, वह उन्हीं कैदियों की आहों और कुर्बानियों से मिली है। काला पानी की कठोर सजा से बचने की कोशिश करने वाले कैदियों की कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। एक घटना में सभी फरार कैदियों को 1 महीने के भीतर फिर से पकड़ लिया गया। उन्हें पता था कि अब उनके साथ कितना कठोर व्यवहार किया जाएगा। इस भय से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद कैदियों का हिसाब किताब रखने वाले अंग्रेज अधिकारी J.P. वॉकर ने 87 कैदियों को फांसी देने का आदेश दिया। इतनी सख्ती के बावजूद मेहताब और चेतन नाम के 2 कैदी काला पानी की सजा से बचकर फरार हो गए। उन्होंने जंगल से लकड़ियां काटकर एक छोटी नाव बनाई और समुद्र में लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान एक अंग्रेजी जहाज ने उन्हें समुद्र में देखा। हालांकि वे अंग्रेजों को यह समझाने में सफल रहे कि वे मछुआरे हैं और उनकी नाव हादसे का शिकार हो गई थी। अंग्रेजी जहाज ने उन्हें भारत पहुंचाने के बजाय ब्रिटेन पहुंचा दिया। वहां से उनकी तस्वीरें जारी कर भारत सरकार को भेजी गईं। शुरुआत में उनकी अच्छी खातिरदारी की गई, लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला कि वे भारत से भागे हुए कैदी हैं, तो लगभग 1.5 महीने बाद उन्हें फिर से बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेज दिया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के घने जंगलों में कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अंडमान की धरती पर एक विशाल जेल बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार 1896 में सेलुलर जेल का निर्माण आरंभ हुआ, जिसमें बर्मा से ईंटें मंगवाई गईं। विडंबना यह थी कि इस जेल का निर्माण उन्हीं कैदियों से कराया जा रहा था जिन्हें बाद में इसी में कैद होना था। लगभग 5 लाख रुपए की लागत से बनी यह जेल 1906 में पूरी हुई। जेल के केंद्र में एक टावर था जिसे सभी कैदियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। यहाँ 698 कोठरियां थीं, प्रत्येक 13.5 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी। इन कोठरियों में रोशनी और हवा के लिए केवल एक छोटा सा रोशनदान था, जिससे हवा का प्रवाह बेहद सीमित था। जेल में एक फांसी घर भी बनाया गया था ताकि ब्रिटिश अधिकारी जब चाहें कैदियों को फांसी दे सकें। मानसिक यातना के लिए जेलर अक्सर कोठरियों को बंद कर उनकी चाबियां अंदर फेंक देता था, लेकिन ताले इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि कैदी अंदर से उन्हें नहीं खोल सकते थे। प्रत्येक कोठरी में केवल एक लकड़ी की चारपाई, एल्यूमिनियम की प्लेट,
2 बर्तन, एक पीने के पानी के लिए और एक शौच के लिए, और एक कंबल होता था। अक्सर शौच के लिए छोटा बर्तन पर्याप्त नहीं होता था, जिससे कैदियों को कोठरी के एक कोने में शौच करना पड़ता था और फिर अपनी ही गंदगी के पास सोना पड़ता था। शौचालय की अनुमति के लिए भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था। कैदियों से गुलामों की तरह काम लिया जाता था, जिससे कई बंदी मानसिक संतुलन खो बैठते थे या आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही एक कैदी इंदुभूषण रॉय ब्रिटिश अधिकारियों की यातनाओं से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपने फटे हुए कुर्ते से फांसी लगाकर जान दे दी। कुछ कैदी अंग्रेजों के इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया गया। हैरानी की बात यह है कि जबरदस्ती खाना खिलाने के कारण 3 कैदियों की मौत हो गई। इस जेल में 80,000 से अधिक कैदियों में से कई ने अपनी जान गंवाई। 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने जेल में अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल अधिकारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाने की कोशिश की, जिससे उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ चला गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके शव को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। सेलुलर जेल की संरचना भी कैदियों को मानसिक और शारीरिक यातना देने के लिए डिजाइन की गई थी। यहाँ की कोठरियां इतनी संकरी थीं कि कैदी एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते थे। कैदियों को दिन रात कठोर श्रम कराया जाता था और यदि वे थकान या बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। अंग्रेजों द्वारा किए गए इन अत्याचारों के बावजूद कैदियों की आत्मा और स्वतंत्रता की लालसा को दबाया नहीं जा सका। सेलुलर जेल आज एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित है, जो उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, हमारे वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कैदियों को दी जाने वाली काला पानी की सजा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।